5 चरण, 15 मिनट और ग्रोथ थ्योरी के उन सभी सवालों को क्रैक करने का पूरा तरीका जो अगली परीक्षा में आ सकते हैं। बिल्कुल। और अक्सर आर्थिक इतिहास को ना बस तारीखों और घटनाओं का एक उलझा हुआ जाल मान लिया जाता है। हाँ, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम उस पूरे जाल को सुलझाएंगे। इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है डब्ल्यू रोस्ट्रो का 1959 का एक बहुत ही ऐतिहासिक शोध, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये शोध कोई साधारण लेख नहीं है, ये पूरे आर्थिक इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मतलब इस ढांचे को समझने से पहले इसके बुनियादी सिद्धांत को डिकोड करना होगा। एकदम सही। देखिए, रोस्ट्रो का जो ये मॉडल है ना, वो एक डायनामिक प्रोडक्शन थ्योरी पर आधारित है। जो पुरानी क्लासिकल थ्योरीज थी वो अर्थव्यवस्था को बस स्थिर आंकड़ों की तरह देखती थीं। मतलब कि किसी देश के पास कितनी जमीन है या कितनी पूंजी है, बस यही सब। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन रोस्ट्रो इसमें एक नया एंगल जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि असली विकास सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि कितना पैसा बचाया जा रहा है, बल्कि इससे तय होता है कि निवेश का स्वरूप कैसा है। राइट? बिल्कुल। इसे कॉम्पोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पैसा किन खास सेक्टर्स में जा रहा है और वे सेक्टर्स बाकी अर्थव्यवस्था को किस रफ्तार से आगे खींच रहे हैं। मतलब ये एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है जहां एक उद्योग का विकास दूसरे उद्योग के लिए मांग पैदा करता है। हाँ, और इसी गतिशील प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उस बिंदु पर जाना होगा जहां कोई गति थी ही नहीं। यानी रोस्ट्रो का पहला चरण, द ट्रेडिशनल सोसाइटी, या जिसे हम पारंपरिक समाज कहते हैं। सही कहा। अगर इसे हम किसी तकनीक की उपमा से समझें तो ये कैसा होगा? तो ये एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह है जिसमें हार्डवेयर तो पूरा है लेकिन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं है। अरे वाह, ये उपमा यहाँ बहुत सटीक बैठती है ना? मतलब ये अपने मूल काम के लिए यानी कृषि के लिए तो ठीक चलता है, लेकिन इसमें कोई नया और भारी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। बिल्कुल, क्योंकि पारंपरिक समाज की उत्पादन क्षमता की एक बहुत ही सख्त सीमा होती है और इसका कारण संसाधनों की कमी नहीं है। तो फिर क्या कारण है? इसका कारण है ज्ञान का स्वरूप। रोस्ट्रो के अनुसार ये समाज न्यूटन के बाद के युग की समझ यानी पोस्ट न्यूटोनियन एरा से कोसों दूर होते हैं। एक सेकेंड, न्यूटन का नाम यहाँ क्यों आ रहा है? क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम अर्थव्यवस्था तय करता है? नहीं, न्यूटन के नाम का उपयोग यहाँ सिर्फ एक प्रतीक के रूप में हुआ है। देखिए, न्यूटन से पहले लोग आविष्कार तो करते थे, जैसे पहिया या हल बना लिया। हाँ, लेकिन उनके पास भौतिक दुनिया को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से समझने का वो नजरिया नहीं था। अच्छा, तो पोस्ट न्यूटोनियन एरा का मतलब है वो सोच जहां इंसान ये मान लेता है कि प्रकृति के कुछ नियम हैं। एग्जैक्टली। नियम हैं जिन्हें समझा जा सकता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बिना लगातार नई तकनीक बनाना लगभग असंभव है। और इस वैज्ञानिक सोच की कमी का जो सीधा असर है वो समाज की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से देखें तो इस पहले चरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्कर है। हाँ, काम करने वाली 75% से अधिक आबादी का केवल भोजन उगाने में लगे रहना। सही कहा। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी आबादी सिर्फ पेट भरने के संघर्ष में लगी हो तो जो थोड़ा बहुत सरप्लस या अतिरिक्त आय बचती है उसका क्या होता होगा? यही तो समझना जरूरी है। क्या वो पैसा जमीन में गाड़ दिया जाता था? कुछ हद तक हाँ, लेकिन ज्यादातर हिस्सा उन चीजों पर खर्च होता था जो भविष्य के लिए कोई नया धन पैदा नहीं करती। जैसे भव्य धार्मिक स्मारकों का निर्माण या जमीन के विस्तार के लिए लड़े जाने वाले बहुत ही महंगे युद्ध, या फिर उस समय के जमींदार और एलीट वर्ग के ऐशो आराम में खर्च हो जाना, जो मौजूद ही नहीं होता था। तो मतलब ये एक तरह का चक्रव्यूह है। अगर समाज अपनी ही बनाई सीमाओं में इस तरह कैद है तो वो बाहर कैसे निकलता है? और यहीं से हम रोस्ट्रो के दूसरे चरण में आते हैं, द प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, यानी उड़ान की पूर्व शर्तें। इस चरण में उस ठहराव को तोड़ा जाता है, लेकिन ये टूटता कैसे? क्या समाज के अंदर बैठे इलीट लोग अचानक एक दिन जागते हैं और कहते हैं कि चलो विकास करते हैं? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि बदलाव लगभग कभी भी अपनी मर्जी से अंदर से नहीं आता। मतलब कोई खुद से नहीं बदलना चाहता। खुद सोचिए, जो लोग सत्ता में हैं वे पुरानी व्यवस्था से मुनाफा कमा रहे हैं। ओहो, वे बदलाव क्यों चाहेंगे? पॉइंट है। तो ये झटका बाहर से आता है? हाँ, ये झटका अक्सर किसी बाहरी दबाव के रूप में आता है। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि किसी बाहरी ताकत का डर या विदेशी घुसपैठ वास्तव में एक देश को आर्थिक रूप से आधुनिक बनने के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। रोस्ट्रो इस घटना को रिएक्टिव नेशनलिज्म कहते हैं। रिएक्टिव नेशनलिज्म मतलब प्रतिक्रिया में जन्मा राष्ट्रवाद? हाँ,
जब किसी पारंपरिक समाज को ये एहसास होता है कि कोई औद्योगिक रूप से उन्नत देश उनके वजूद को मिटा सकता है, तब जाकर उनकी नींद टूटती है। इतिहास में तो इसके कई स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। जैसे 1848 के बाद जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि अगर उन्हें एकजुट और सुरक्षित रहना है तो उन्हें आधुनिक उद्योग चाहिए ही चाहिए। और रूस का उदाहरण तो और भी स्पष्ट है शायद। हाँ, क्रिमियन युद्ध में जब रूसी एलीट क्लास ने देखा कि उनके पास अपनी ही सेना को रसद पहुंचाने के लिए रेलवे तक नहीं है, और दूसरी तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस औद्योगिक हथियारों से लैस होकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली तो उन्हें समझ आ गया कि इस पिछड़ेपन की कीमत उनकी संप्रभुता हो सकती है। इसी तरह अफीम युद्ध या ओपियम वॉर के बाद चीन में भी हुआ था ना। साधन के रूप में देखा। डर एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता ही है। तो जब ये डर समाज में फैल जाता है और आधुनिकीकरण का फैसला हो जाता है, तब जमीन पर क्या बदलता है? यहाँ से आते हैं दूसरे चरण के क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी हैं। इन्हें पूरा किए बिना कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ नहीं कर सकती, राइट? बिल्कुल। उड़ान से पहले 3 चीजों का होना अनिवार्य है। पहली और सबसे अहम शर्त है सोशल ओवरहेड कैपिटल का निर्माण। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। अर्थशास्त्र में ओवरहेड का मतलब अक्सर वो खर्च होता है जो सीधे तौर पर उत्पाद से नहीं जुड़ा होता। तो यहाँ इसका क्या अर्थ है? इसे एक बुनियादी ढांचे के रूप में देखिए। इसमें मुख्य रूप से परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट शामिल है। अच्छा, तो क्या होगा? तो वो फैक्ट्री कभी मुनाफे में नहीं चलेगी? बिल्कुल। और रेलवे या सड़कें रातों रात मुनाफा तो देती नहीं है। इन्हें बनाने में भारी पैसा और समय लगता है। इसलिए अक्सर सरकारें या बहुत बड़े निवेशक ही ये ओवरहेड खर्च उठाते हैं ताकि बाकी अर्थव्यवस्था फल फूल सके। सही कहा। ये स्पष्ट है, बिना रास्ते के बाजार नहीं बन सकता। तो दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कृषि में तकनीकी क्रांति। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं और शर्त कृषि की है। अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, जब कारखाने बनेंगे तो लोग खेती छोड़कर शहरों में काम करने आएंगे, शहर बढ़ेंगे। हाँ, और अब कम लोगों को मिलकर ज्यादा अनाज उगाना होगा ताकि उन शहरों की आबादी को खिलाया जा सके। एग्जैक्टली। अगर कृषि तकनीक नहीं सुधरी तो विकास की ये पूरी प्रक्रिया भूख के कारण बीच में ही रुक जाएगी। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। और तीसरी अनिवार्य शर्त है कच्चे माल के लिए आयात का विस्तार करना। हाँ, क्योंकि अगर देश के अंदर वो संसाधन नहीं है जो नई फैक्ट्रियों को चाहिए, तो व्यापार के दरवाजे खोलने ही होंगे। तो मतलब ये 3 शर्तें पूरी होने का अर्थ है कि अब रनवे तैयार है, ईंधन भरा जा चुका है और मौसम बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। और यहाँ पर आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, द टेक ऑफ। और परीक्षाओं और अकादमिक चर्चाओं में सबसे ज्यादा सवाल इसी चरण से आते हैं। हाँ, ये वो जादुई समय है जब एक अर्थव्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ देती है। और इस विस्फोट को पहचानने का एक बहुत ही सटीक गणितीय मार्कर है हमारे पास। क्या है वो मार्कर? माना जाता है जब अर्थव्यवस्था में नेट इन्वेस्टमेंट रेट यानी शुद्ध निवेश दर राष्ट्रीय आय के 5% से उछलकर कम से कम 10% या उससे अधिक हो जाती है। 1 मिनट, ये 10% का आंकड़ा इतना जादुई क्यों है? मतलब क्या 7 या 8% पर टेक ऑफ नहीं हो सकता? इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक गणित है। मैं समझाती हूँ। मान लीजिए किसी देश की आबादी हर साल 2% की दर से बढ़ रही है। ठीक है। और पुरानी मशीनों व इमारतों की टूट फूट, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसमें भी कुछ हिस्सा जा रहा है। तो अगर कोई देश अपनी आय का सिर्फ 5% ही वापस निवेश कर रहा है, तो वो निवेश केवल नई आबादी का पेट भरने और पुरानी मशीनों को सुधारने में ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। प्रति व्यक्ति आय में कोई वास्तविक वृद्धि होगी ही नहीं। समझ गया। लेकिन जब ये निवेश 10% या उससे ऊपर जाता है, तो ये एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग हासिल कर लेता है। हाँ, ये वो बिंदु है जहां अर्थव्यवस्था जनसंख्या वृद्धि को पछाड़ते हुए सच में नई संपत्ति बनाने लगती है। लेकिन ये जो नया निवेश है, ये हर जगह एक समान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट आता है, लीडिंग सेक्टर्स। लीडिंग सेक्टर्स मतलब पूरी अर्थव्यवस्था एक साथ आधुनिक नहीं होती। नहीं, कुछ गिने चुने सेक्टर इंजन का काम करते हैं जो पूरी ट्रेन को खींचते हैं। जैसे ब्रिटेन के ऐतिहासिक टेक ऑफ में कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती कपड़ा उद्योग ने ये भूमिका निभाई थी। हाँ, और वहीं अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के लिए ये इंजन रेलवे था। और ऐसा नहीं है कि इन लीडिंग सेक्टर्स का प्रभाव सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
इन सेक्टर्स में अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों में हलचल मचाने की गजब की ताकत होती है। इस हलचल के तंत्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या सिर्फ रेलवे की पटरियां बिछाने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल सकती है? रेलवे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जब कोई देश बड़े पैमाने पर रेलवे का निर्माण शुरू करता है तो उसे लोहे और स्टील की भारी जरूरत होती है। जाहिर है। और इस मांग को पूरा करने के लिए नई खदानें खोदी जाती हैं, स्टील प्लांट लगाए जाते हैं। बिल्कुल। फिर ट्रेनों को चलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है, जिससे कोयला उद्योग में बूम आ जाता है। और इन सब के लिए भारी मशीनरी और इंजीनियरों की जरूरत होती है। हाँ, तो देखते ही देखते सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट दर्जनों अन्य उद्योगों को खड़ा कर देता है। और जो हजारों लोग रेलवे और खदानों में काम कर रहे हैं, वे वेतन पाते हैं, वे उस पैसे से बाजार में कपड़े और सामान खरीदते हैं। जिससे उपभोक्ता उद्योगों को भी बल मिलता है। ये एक चेन रिएक्शन है जो पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन एक शर्त ये भी है कि टेक ऑफ को सफल तभी माना जाता है जब ये विकास सेल्फ सस्टेन्ड हो, स्वचालित और निरंतर। हाँ, इसका मतलब है कि जो मुनाफा इन उद्योगों से आ रहा है वो जमींदारों के ऐशो आराम में खर्च होने के बजाय वापस नई फैक्ट्रियों और नए उद्योगों में निवेश होना चाहिए। बिल्कुल। और रोस्टो के अनुसार ये तेज उछाल का चरण लगभग 2 दशकों तक चलता है। अब 2 दशकों तक तेज रफ्तार से चलने के बाद उस शुरुआती इंजन की सीमा आई जाती होगी। आती ही है। एक ही उद्योग हमेशा के लिए अर्थव्यवस्था को 10% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं दे सकता। तो जब शुरुआती लीडिंग सेक्टर्स की रफ्तार स्वाभाविक रूप से धीमी होने लगती है, तब अर्थव्यवस्था चौथे चरण में कदम रखती है, द ड्राइव टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर कदम। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर जोड़कर देखें तो इस चरण की मुख्य पहचान ये है कि अब तकनीक किसी एक या दो सेक्टर्स तक सीमित नहीं है। मतलब अब एक समाज अपनी ज्यादातर संपदा और संसाधनों पर आधुनिक तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग करने लगता है। अर्थव्यवस्था में एक विविधता आ जाती है। एकदम सही। उद्योग अब ज्यादा जटिल हो जाते हैं। अगर टेक ऑफ के समय कोयला, रेलवे और सूती कपड़ा प्रमुख थे, तो अब उनकी जगह कौन लेता है? अब उनकी जगह स्टील, रसायन यानी केमिकल्स, बिजली और भारी मशीन टूल्स जैसे नए लीडिंग सेक्टर्स ले लेते हैं। अर्थव्यवस्था का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। और इतने बड़े दायरे को संभालने के लिए नेतृत्व में भी तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल। टेक ऑफ के समय जो उद्योगपति होते हैं वो अक्सर साहसी, जोखिम लेने वाले और शून्य से शुरुआत करने वाले संस्थापक होते हैं। वे अपने दम पर चीजें खड़ी करते हैं। जैसे ब्रिटेन में जेम्स वॉट के पार्टनर मैथ्यू बाउटन थे। उन्होंने बहुत बड़े वित्तीय जोखिम उठाए थे। हाँ, लेकिन जब कारखाने विशाल कॉरपोरेट साम्राज्यों में बदल जाते हैं तो उन्हें चलाने के लिए एक अलग मानसिकता की जरूरत होती है। तो चौथे चरण में उन साहसी संस्थापकों की जगह प्रोफेशनल मैनेजर्स ले लेते हैं। एग्जैक्टली। ये मैनेजर्स हिसाब किताब में माहिर, सावधान और बहुत व्यवस्थित होते हैं। वे हर बात पर जोखिम लेने के बजाय एक बहुत बड़े तंत्र को कुशलता से चलाने पर ध्यान देते हैं। और ये बदलाव सिर्फ बोर्डरूम तक सीमित नहीं रहता, सड़कों और शहरों पर भी इसका साफ असर दिखता है। हाँ, क्योंकि कार्यबल या वर्किंग फोर्स का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। खेतों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत तेजी से गिरता है। और कारखानों में काम करने वाले अकुशल मजदूरों की जगह अब दफ्तरों में काम करने वाले सफेद पोश यानी व्हाइट कॉलर कर्मचारी ले लेते हैं। और मशीनें चलाने वाले कुशल कारीगर भी। और क्योंकि ये नया कार्यबल ज्यादा पढ़ा लिखा और जागरूक होता है, वो समाज से नई मांगें करने लगता है। वे सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते, वे बेहतर जीवन स्तर और सुरक्षा चाहते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ अर्थव्यवस्था अपनी पूरी परिपक्वता पर पहुंचती है, जो हमें रोस्टो के 5वें और अंतिम प्रमुख चरण की ओर ले जाती है, द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, यानी उच्च उपभोग का युग। जब कोई देश इस 5वें चरण में पहुंचता है तो उसके सामने संसाधनों की कमी की समस्या नहीं होती, बल्कि ये तय करने की दुविधा होती है कि अब इस बेशुमार उत्पादन क्षमता का किया क्या जाए। सही कहा। अर्थशास्त्र में एक नियम है डिमिनिशिंग रिलेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, यानी घटती सीमांत उपयोगिता। यह नियम बताता है कि जैसे जैसे लोगों की जरूरतें पूरी होती जाती हैं और अधिक पैसे या सामान का उनके लिए आकर्षण कम होता जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब बहुत भूख लगी हो तो रोटी का पहला टुकड़ा सबसे ज्यादा मूल्यवान लगता है। हाँ, लेकिन चौथी या 5वीं रोटी तक पहुंचते पहुंचते उस अतिरिक्त टुकड़े की अहमियत कम हो जाती है। बिल्कुल। तो जब समाज परिपक्व हो जाता है तो वो अतिरिक्त पैसे को कहाँ लगाए
इसके लिए उसके पास 3 मुख्य विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य। मतलब समाज तय कर सकता है कि इस अतिरिक्त धन का उपयोग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और काम के घंटे कम करने में किया जाए। हाँ, दूसरा विकल्प है सैन्य शक्ति और विश्व राजनीति में दबदबा। देश अपनी औद्योगिक क्षमता का इस्तेमाल हथियारों, सेना और दूसरे देशों पर प्रभाव डालने के लिए कर सकता है। और तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प है मास कंजम्पशन, यानी अर्थव्यवस्था का पूरा फोकस आम नागरिकों के लिए गैजेट्स, कारें, घर और उपभोक्ता वस्तुएं बनाने पर लगा दिया जाए। एग्जैक्टली। और इतिहास के पन्नों में ये देखना बहुत दिलचस्प है कि किस देश ने किस रास्ते को चुना। 1920s के दशक के अमेरिका का उदाहरण शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। अमेरिका ने मास कंजम्पशन का रास्ता चुना था। हाँ, वहाँ उपनगरों या सबर्ब्स का तेजी से विकास हुआ। हर परिवार के लिए गाड़ी होना जरूरत बन गया। घर आधुनिक उपकरणों, पेट्रोल और बिजली से चलने वाली मशीनों से भर गए। और इस फैसले के प्रभाव को ना स्वेनिल्सन के डेटा से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। वो डेटा क्या कहता है? ये डेटा हमें दिखाता है कि 1929 में यूरोप के 4 बड़े औद्योगिक देशों ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने मिलकर कुल 7 लाख गाड़ियों का उत्पादन किया था। 7 लाख गाड़ियां पूरे यूरोप के प्रमुख देशों से? हाँ, और उसी वर्ष केवल अमेरिका ने 54 लाख गाड़ियां बनाई। 54 लाख? बाप रे! ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक समाज की प्राथमिकताओं का आईना है। पश्चिमी यूरोप के देशों, खासकर ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध से पहले कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया था। और जर्मनी ने अपनी औद्योगिक शक्ति को सैन्य ताकत में बदल दिया। जबकि अमेरिका 1920s के दशक में ही मास कंजम्पशन में प्रवेश कर गया था। यूरोप तो द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद 1950s के दशक में जाकर कारों और आधुनिक उपभोक्ता वस्तुओं की दौड़ में शामिल हुआ। बिल्कुल सही। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम रोस्ट्रो की इस पूरी यात्रा, मतलब पारंपरिक समाज की बेड़ियों से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं के पहाड़ तक को देखते हैं, तो यह विकास के एक और बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत के सामने खड़ी दिखाई देती है। आप मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं? हाँ, मार्क्सवाद। देखिए, मार्क्सवाद का तर्क ये है कि इंसान का हर फैसला, हर ऐतिहासिक बदलाव केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी लाभ को अधिकतम करने और आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित होता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्गों के बीच संघर्ष और उत्पादन के साधनों पर कब्जे की एक सीधी रेखा है। लेकिन रोस्ट्रो का तर्क इससे बिल्कुल अलग दिशा में जाता है। रोस्ट्रो यह तर्क देते हैं कि इंसान इतना सीधा और एकतरफा नहीं है। रोस्ट्रो के अनुसार इंसान कैसा है फिर? उनके अनुसार इंसान कई परस्पर विरोधी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उसे निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति चाहिए, लेकिन उसे राष्ट्रीय गौरव भी चाहिए। हाँ, परिवार के लिए समय चाहिए और सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। तो ये 5 चरणों का विकास मॉडल केवल मुनाफे की भूख का नतीजा नहीं है, बल्कि समाज द्वारा अलग अलग समय पर किए गए चुनावों का परिणाम है। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। लेकिन इन स्रोतों के बिल्कुल अंत में ना एक ऐसा तथ्य छिपा है जो एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा करता है। कौन सा तथ्य? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जब कोई समाज 5वें चरण को भी जी लेता है, जब बुनियादी ज़रूरतें और ऐशो आराम दोनों पूरी तरह से उपलब्ध हो जाते हैं, तब क्या होता है? जब भौतिक वस्तुओं की कमी या स्कार्सिटी का अंत हो जाता है, तब समाज किस दिशा में जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में एक ऐसा ट्रेंड दिखा जिसकी किसी अर्थशास्त्री ने कल्पना नहीं की थी। क्या हुआ था ऐसा? अक्सर माना जाता है कि जैसे जैसे समाज अमीर होता है, जन्म दर कम होती जाती है। लोग अपने करियर और आराम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ये तो एक सामान्य पैटर्न है। लेकिन 1940 और 50 के दशक में अमेरिका में अचानक जन्म दर में उछाल आया। ये प्रति 1000 18 से बढ़कर 25 हो गई। ये तो अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा प्रतीत होता है कि जब लोगों के पास कारें, घर और हर तरह की सुख सुविधाएं आ गईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि अतिरिक्त पैसा अब उतनी खुशी नहीं दे रहा। एक तरह से मास कंजम्पशन की भी सीमांत उपयोगिता घटने लगी थी। बिल्कुल। इसलिए लोगों ने बड़े कॉरपोरेट दफ्तरों में और ज्यादा शक्ति या पैसा बटोरने के बजाय जीवन के दूसरे पहलुओं की ओर रुख किया। उन्होंने बड़े परिवार बनाना शुरू किया। नेशनल पार्क्स में छुट्टियां मनाने लगे, मोटरबोट चलाने लगे और घर के काम खुद करने यानी डू इट योरसेल्फ के शौक पालने लगे। यानी जब सब कुछ मिल गया तो खुशी वापस उन्हीं बुनियादी इंसानी रिश्तों और प्रकृति में खोजी जाने लगी। हाँ, बिल्कुल।
तो विकास की ये पूरी थ्योरी समझने के बाद ये एक सोचने वाली बात है कि जब एक समाज के पास सचमुच सब कुछ आ जाता है तो अर्थव्यवस्था को खींचने वाला अगला लीडिंग सेक्टर क्या होगा? क्या वो अंतरिक्ष की खोज होगी? या क्या वो इंसानी दिमाग को समझने की तकनीक होगी? या फिर वो केवल अंतहीन बोरियत से बचने का कोई नया तरीका होगा? रोस्ट्रो का मॉडल हमें ये तो बताता है कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है, लेकिन आगे का रास्ता कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर पीढ़ी को खुद खोजना होगा। इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यही समाप्त होता है।